अगर आप कोई बैंक अकाउंट खोलने के लिए जा रहे हो या फिर डीमेट अकाउंट या फिर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो हर जगह आपको नॉमिनी देना पड़ता है। और यहीं पर नॉमिनी देने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर या फिर बैंक अकाउंट होल्डर का देहांत हो जाता है तो उनका सारा धनराशि नॉमिनी के पास चला जाएगा, यानी कि नॉमिनी पैसों का मालिक बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोच बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने कहा नॉमिनी को पैसा रिसीव करने का हक है, लेकिन वो एब्सोल्यूट मालिक नहीं है पैसों का। बहुत बार देखा गया है नॉमिनी को पूरा पैसा नहीं मिला है, नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक कस्टोडियन के नाते ही रह जाता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, वो भी कर्नाटका हाईकोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के सहारे। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि हर एक आम जनता को कानूनी जागरूक बनाया जा सके। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो केस का नाम है नीलाभा, नीलाम्मा एंड चंद्रभा एंड अदर्स। फैक्ट्स ऑफ द केस। बेटा के द्वारा एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी गई थी जहां पर नॉमिनी में मां को रखा गया था। सो नॉमिनी वाले कॉलम पर मां का नाम था। बाद में उसकी शादी हुई, एक बच्चा हुआ, लेकिन उसने नॉमिनी चेंज नहीं किया, मां का नाम था और वही वो रहने देता है। अचानक बेटा का अभी डेथ हो जाता है और यहीं पर सारा का सारा झमेला का शुरुआत हो जाता है। पत्नी और बेटा का कहना यह था कि ये मेरे फादर का पैसा है तो मेरे को मिलना चाहिए, हम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन नॉमिनी वाले कॉलम पर मां का नाम था। मां का कहना यह था कि नॉमिनी होने के नाते पूरा धनराशि का मालिक मैं हूं, ये धनराशि तो मुझे मिलना चाहिए। तो यहीं पर सवाल पैदा होता है, आखिरकार पैसा मिलेगा किसको? केस पहुंचता है ट्रायल कोर्ट के पास। ट्रायल कोर्ट से डिसीजन आता है तीनों को अधिकार मिलेगा। सो पैसों का होता है 3 हिस्से में बंटवारा। लेकिन मां ने अपील फाइल कर दिया कर्नाटका हाईकोर्ट में। मां बोली नॉमिनी मैं हूं, पूरा पैसा मेरा है। वाइफ और बच्चे बोले हम भी तो लीगल एयर है, हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। कोर्ट का डिसीजन ये था कि तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, 1/3 करके, क्योंकि तीनों हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर क्लास 1 लीगल एयर्स है। कोर्ट ने कहा नॉमिनी को पैसा रिसीव करने का हक है, लेकिन वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं है। नॉमिनी होने का मतलब वो अकेले ही मालिक नहीं है। ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट जब ये केस सुन रहे थे तब जो कानून के अंदर ये केस लड़ा जा रहा था उस कानून को डिटेल में व्याख्या करे और उस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार के क्या उद्देश्य, क्या इंटेंशन था, ये भी डिटेल में एनालाइज करे। इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के मैटर चल रही थी तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 को डिटेल में पढ़ा गया। यहाँ पर कहा गया है पॉलिसी होल्डर नॉमिनी बना सकते हैं माँ, बाप, स्पाउस और बच्चे को। यहीं पर कानून में 2015 में एक अमेंडमेंट लाया गया, यानी कि संशोधन किया गया, जिसके तहत सेक्शन 39 में सबसेक्शन 7 को जोड़ा गया। पार्लियामेंट कानून में संशोधन किया और एक नया क्लॉज ऐड कर दिया। और ये क्या कहता है जरा देखिए। यहाँ पर कहा गया है एक नॉमिनी बेनिफिशियली एंटाइटल्ड होगा जब तक कोई लीगल एयर पैसा क्लेम ना करे। इसको जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही चीज को लेकर के आगे फैमिली में झगड़ा लग जाता है। कोर्ट ने मंगवाई रिपोर्ट लॉ कमीशन की, जहां पर यह कहा गया लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था कि कुछ नॉमिनी जैसे माँ, स्पाउस और बच्चे को असली एयर्स की तरह ट्रीट किया जाए। लेकिन पार्लियामेंट ने 2015 में यह सजेशन इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट का इंटेंशन ये नहीं था कि सेक्शन 39 सक्सेशन लॉ को ओवररीड करे। ये समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन लॉज के हिसाब से अगर कोई इंसान का देहांत हो जाता है तो उससे जुड़ा हुआ तो मृतक का जो एस्टेट है, मृतक के पास जो सारे प्रॉपर्टीज, धनराशि, जो कुछ भी है, वो सक्सेशन लॉ उत्तराधिकारी कानून के हिसाब से आगे चला जाता है उनके बच्चों में, उनके लीगल एयर्स में। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी का कहना कुछ अलग है। इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में सिचुएशन कुछ डिफरेंट बनता है और वो देखिए कोर्ट ने व्याख्या किया पार्लियामेंट का इंटेंशन ये नहीं था कि सेक्शन 39 सक्सेशन लॉ को ओवररीड करे। ये बात करता है बेनिफिशियल नॉमिनी के बारे में।
अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपने माँ बाप, स्पाउस या बच्चे को या फिर इनमें से कोई कॉम्बिनेशन को नॉमिनी वाले कॉलम में ऐड करता है तो फिर इंश्योरेंस का सारा जो प्रोसीड्स है वो उनको ही मिलेगा। अनलाइक रेगुलर केसेस में जो होता है ट्रेडिशनली कि नॉमिनी एक ट्रस्टी, कस्टोडियन या फिर केयर टेकर के हिसाब से काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। नॉमिनी ही डायरेक्टली मालिक बन जाएगा, नॉमिनी को ओनरशिप राइट मिल जाएगा। तो सवाल यहाँ पर आता है, क्या ये कानून भारत के जो उत्तराधिकारी कानून है इसको ओवररीड कर रहा है, बाईपास करके एक थर्ड मोड ऑफ सक्सेशन ओपन कर रहा है क्या? क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2 तरह की सक्सेशन होती है। नंबर 1 टेस्टामेंटरी सक्सेशन, जब कोई इंसान वसीयत बना करके गुजरता है उस वक्त वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नंबर 2 इंटेस्टेड सक्सेशन, यानी कि जब कोई इंसान वसीयत नहीं बनाता है, बिना वसीयत के गुजर जाता है, तब सक्सेशन लॉज में जो कहा गया है उसके हिसाब से संपत्ति का हस्तांतर हो जाता है। इस परिस्थिति में पर्सनल लॉ अप्लाई हो जाता है। लेकिन इंश्योरेंस एक्ट में भारत सरकार ये जो संशोधन करे, क्या ये कानून ये 2 मोड को बाईपास करके कोई थर्ड मोड, तीसरा नया मोड सक्सेशन का ओपन तो नहीं कर दे रहा है? तो यहीं पर बेटा का पॉलिसी, नॉमिनी में माँ का नाम, बच्चे और बीवी का क्लेम, किनको पैसा मिलेगा? तो यहीं पर कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में भी इंश्योरेंस लॉ अलग एंट्री में है, सक्सेशन लॉ भी अलग एंट्री में है। मतलब कि इंश्योरेंस एक्ट का काम सक्सेशन लॉ को बदलना नहीं। और यहीं पर जजमेंट की बारी। कोर्ट ने कहा सक्सेशन लॉ ही प्रिवेल करेगा, तीनों को बराबर की हिस्सा मिलेगा। माँ, वाइफ और माइनर बच्चे को तीनों का बराबर का हक है इंश्योरेंस के पैसे पर। यह था डिसीजन। और यहीं पर कोर्ट 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस बताए पार्लियामेंट के लिए, ताकि वो कानून बनाते वक्त या फिर कोई भी अमेंडमेंट करते वक्त ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए नया कानून बनाए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो यहाँ से भी मिलेगा। जरूर यहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।